इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका किस तरह से ह्यूमन जो लाइफ साइकिल है या इवोल्यूशन है उसका किस तरह से इम्पैक्ट रहा है आपका न्यूट्रिएंट से, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है वो है होमोलॉजी। होमोलॉजी जिसका मतलब है जो कॉमन एंसेस्ट्री से चीज़ें आ रही है वो किस तरह से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री के जो ट्रेट ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं उसके बारे में बात करता है होमोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पे है एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका जो बैट्स के जो विंग है वो किसके मिलते हैं, प्राइमेट्स के साथ। प्राइमेट्स क्या है, जो हमारे क्या बोलते हैं एंसेस्टर है या जो ह्यूमन है, जो स्टार्टिंग हुई थी जब ह्यूमन की उस टाइम के जो उनको बोलते हैं प्राइमेट्स। वो उनकी जो आर्म्स थी और जो बैट की आर्म है वो बिल्कुल सेम मैच खाती है। इसके ऊपर जो आपकी होमोलॉजी है वो दो चीजों के ऊपर बेस करती है, जिसके ऊपर क्या हो सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दो प्रकार के इवोल्यूशन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो किस तरह से है, इसका मीनिंग क्या है। जो डाइवर्जेंट है उसका मतलब है जो आपके इंटरब्रीडिंग होती है दो स्पीशीज के बीच में। इंटरब्रीडिंग दो स्पीशीज के बीच में होती है और क्या करती है, टू और मोर देन टू और मोर देन टू ग्रुप को फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं आपका, वो है आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके ट्रेट होते हैं एक स्पीशीज के वो सिमिलर इकोलॉजी नीड्स के ऊपर अडॉप्ट करते हैं और जो उनकी वे होती है उसमें वो रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब occur when species occupy similar ecological needs। इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट में जो आपकी स्पीशीज होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है सेम इकोलॉजिक नीड्स के ऊपर कि किस तरह से वहां पे रहना है और सेम वो रिस्पॉन्स करती है, उसको बोलते हैं आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसमें होता है, जैसे एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जैसे बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के जो आपके विंग्स है वो सेम चीज के लिए वर्क करते हैं, मतलब उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। बट अगर उसको देखा जाए ठीक प्रकार से तो एनाटॉमिकली अगर उसको देखा जाए तो वो दोनों डिफरेंट है। उसी तरह से जो आपका स्वीट पोटैटो है उसमें होती है आपकी रूट मॉडिफिकेशन, और अगर हम पोटैटो की बात करें तो उसमें क्या होती है, स्टेम मॉडिफिकेशन। मतलब जो उसमें एडिबल पार्ट है वो कौन सा है, उसमें किस प्रकार की मॉडिफिकेशन है। तो ये एग्जांपल है, दो इसके एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल है जो आपके डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जेंट और जो डाइवर्जेंट आपका इवोल्यूशन है वो किस तरह से है। फिर अगर हम बात करें अडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन इसमें क्या होता है, जो चार्ल्स डार्विन है इसमें किसके बारे में होते हैं, एडेप्टिव जो रेडिएशन है उसमें क्या बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन। वो कहाँ जाते हैं, एक आइलैंड के ऊपर आते हैं जो एक अमेजिंग डाइवर्सिटी से भरा आइलैंड होता है जिसका नाम है ग्लासपोगस आइलैंड होता है। वहां पे देखते हैं वो किस चीज से हैरान होते हैं, वहां पे बिग फॉर्मेशन। और वहां पे क्या देखते हैं, उसमें दो तरह की जो मेन बीक्स है उसकी किस तरह से कंडीशन या जो उसकी इवोल्यूशन के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। जिसमें कैसा होता है, फर्स्ट होता है आपका इंसेक्ट और दूसरा होता है आपका सीड। मतलब जो दो स्पीशीज है या जो वहां पे बीक फॉर्मेशन हो रही है, जो वहां पे बर्ड्स है उसमें क्या है, एक बर्ड वो किस तरह है जो सिर्फ इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस है, और दूसरा क्या है जो प्लांट एंड सीड को मतलब हर्बीवोर टाइप के हैं। तो वो उसमें देखते हैं कि जिस तरह का सीड की फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल वो मोनोकोटिलेडन है, डाइकोटिलेडन है, उसमें किस तरह की जो उसका बाहर का स्केलेटन है वो कितना हार्ड है कितना नरम है, उसके बेस पे वहां पे जो बीक की फॉर्मेशन है वो अलग अलग हुई है। और इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को किस तरह से खा रहे हैं, वो फिश को खा रहे हैं, इंसेक्ट को खा रहे हैं, किस तरह स्कैवेंजर है किस तरह के है, उसके भी जो बिग फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये वहां पे बताते हैं। जो कि इसमें है इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब यहाँ पे वो अडॉप्ट करते हैं जो चीजें किस तरह से, कि वहां पे उनका फूड किस तरह से है, फूड के हिसाब से उन्होंने इवोल्यूशन तैयार किया और उसी के हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट
वहाँ की जो रेडिएशन है जो उसके अंदर आपकी अलग अलग तरह की वहाँ पे चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो सकती है एज अ फूड, उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे खुद को अडॉप्ट किया है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। फिर क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें रियल में क्रॉस होता है दो मोनोहाइड्रेट ट्रेट के ऊपर, टू मोनोहाइड्रेट ट्रेट्स क्या होता है, क्रॉस। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से होते हैं। इसके लिए बेहतर है कि एक बार आप जो मॉडल है वहां पे देख ले पीज का, कि किस तरह से जो उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने दिया था कि किस तरह से वो इवोल्व हो रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटल, सबसे पहले पेरेंट्स किस तरह से होंगे, ये टी फॉर टॉल, और वहां पे कर लेता हूँ ड्वार्फ, ये ड्वार्फ मतलब बोना, और ये टॉल मतलब लंबा, दो। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच क्रॉस होता है तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, टी एंड टी, मतलब ये भी टॉल। जो आने वाली जनरेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाइब्रिड या F1। जो ये जनरेशन होगी ये भी टॉल होगी। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों अलग अलग तरह से वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जाता है यहाँ पे टी एंड टी, और यहाँ पे टी एंड टी, दो तरह से यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करेंगे इसके साथ क्या होता है और इसके साथ क्या होता है। यहाँ से क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, जैसे टी टॉल और ड्वार्फ। ये है इसके जो मोनोहाइड्रेट के ट्रेट है वो किस तरह से मूव करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पे भी देख लेते हैं टी एंड टी, टी मतलब स्मॉल टी ड्वार्फ। अब क्या होता है, यहाँ से क्रॉस जब ये एक दूसरे के साथ करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ से आ जाएगा टी और वहाँ से एक टी मतलब टॉल, ये भी टॉल हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये टी और ये टी मतलब टी टी, ये भी हो गया टॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टी और ये टी, ये भी हो गया टॉल। अब ये टी और ये टी, ये हो गया ड्वार्फ। इस तरह से जो आपकी जनरेशन है वो मूव करती है, टॉल 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 और ड्वार्फ। अब जब इसके अलग से कॉम्बिनेशन बनेंगे और ये दोबारा से इस तरह से इसकी जनरेशन पास होगी तो यही जो इनके ट्रेट होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते रहते हैं, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर किस तरह से, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन होगा वो यहाँ से पता चलता है कि आपके अंदर जो जेनेटिकल या जो आपके अंदर ट्रेट है वो किस तरह से आ रहे हैं और वो किस तरह से आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली टाइप जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो एक साल के गैप के बाद अगर आप देखें तो मेडिसिन जो होती है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपके वायरसेस होते हैं या किसी तरह प्रोटोजोआ कुछ भी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर मूव कर जाती है और आपको बीमार करती है, वो रियल में वो उससे क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं उस मेडिसिन के। तो इसलिए वो उस पर असर ना करके उसको और ग्रो होने में हेल्प होती है, इसलिए वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक होता है वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले दो प्रकार से होगा, जो अगर डेवलप होता है जो एंटीबायोटिक किस तरह से होती है, वो दो तरह से होती है किसी भी वायरस के अंदर। किस तरह से होंगी, नंबर एक म्यूटेशन, या तो म्यूटेशन या फिर क्या करेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या करेगा एक्वायर, रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेगा वो। अब देखते हैं कि म्यूटेशन में किस तरह से प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट यहां पे क्या होगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और इनएक्टिवेट कर देगा बॉडी को। ये है वायरस के लिए, जो वायरस उसके ऊपर एंटीबायोटिक का क्या असर होता है। वायरस सबसे पहले क्या करेगा, प्रोड्यूस एंजाइम टू इनएक्टिवेट एंटीबॉडी,
सबसे पहले क्या करेगा, वो एंजाइम सिक्रेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और क्या करेगा, वो इनएक्टिवेट कर देगा आपके एंटीबॉडी का, मतलब एंटीबायोटिक्स जो आप उसको दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, अगर ये वर्क नहीं करा तो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा वो पार्ट, एलिमिनेट पार्ट, वो क्या करेगा, वो एलिमिनेट कर देगा उस पार्ट को जहां पे एंटीबॉडी डायरेक्ट अटैक करेंगे। सेकंड टाइप पे ये करेगा। तीसरे में क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा एंट्री, जहां से एंट्री मिलती है एंटीबॉडी को वो उसको ही क्लोज कर देगा, एंटीबॉडी की एंट्री को क्लोज कर देगा। और क्या करेगा, वो जो मैकेनिज्म होगा उसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा आउट, एक्सपोर्ट आउट। जो मैकेनिज्म होगा जिसके ऊपर एंटीबायोटिक वर्क करेगा वो उसको एक्सपोर्ट कर देगा कहां, अटैक से पहले, जब एंटीबॉडी का उसके ऊपर अटैक हुआ उससे पहले ही उसको एक्सपोर्ट कर देगा बाहर, ताकि इसके ऊपर कोई असर ही ना रहे। ये होता है पहले टाइप पे, जिसमें क्या होता है आपका म्यूटेशन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन का प्रोसेस। सबसे पहले एंटीबायोटिक, जो क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी होगा वो क्या करेगा, वायरस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंजाइम, उसको इनएक्टिवेट कर देगा, और जो एंटीबॉडी है उसको कर दिया इनएक्टिवेट, तो इसको कोई हार्म नहीं होगा। सेकंड टाइम ये एलिमिनेट कर देगा उस पार्ट को जिस पार्ट के ऊपर वो डायरेक्ट अटैक करेगा एंटीबॉडी। थर्ड में वो क्लोज कर देगा, एंट्री ही क्लोज कर देगा, जहां से एंटीबॉडी सेल के अंदर घुसेंगे वो उसको ही क्लोज कर देगा। और फोर्थ में जो मैकेनिज्म होगा उसको एक्सपोर्ट कर देगा आउट, ताकि एंटीबॉडी उसके ऊपर वर्क ही ना करे। अब बात कर लेते हैं सेकंड, जिसमें मैंने बोला था रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस को किस तरह से एक्वायर करेगा। सबसे पहले सिंपल मैटिंग प्रोसेस, मैटिंग प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मैटिंग प्रोसेस होगा इस तरह से, जैसे दो सेल मिलते हैं और इसका तीसरा तैयार होता है, इस तरह से इसको बोलते हैं मैटिंग प्रोसेस। मैटिंग प्रोसेस करेगा, सिंपल मैटिंग करेगा, और कॉन्जुगेशन होगा, कंटिन्यूसली उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस का ट्रेट होगा वो मूव करता रहता है वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। तो इसी जनरेशन में वो क्या करेगा, एक मैसेज एनकोड करता है। मैसेज एनकोड किसका करेगा, रेजिस्टेंस का। मतलब जो आप मेडिसिन या एंटीबायोटिक जो भी ले रहे हैं वो उसका इसके ऊपर असर होना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो, और एक टाइम पे होगा जो जिसका इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। ये होगा फर्स्ट। सेकंड पे क्या होगा, सेकंड पे ये करता है ट्रेट होता है, जो उसका ट्रेट का जो पैक होता है वो हेड के अंदर इंजेक्ट कर देता है उसको बैक्टीरिया के अंदर। जो ट्रेट होता हेड के ऊपर इंजेक्ट करेगा, और क्या होगा, जो उसका ट्रेट है वो कहां चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर, जो अपकमिंग जनरेशन होगी उसके अंदर चला जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीसरे में क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया होगा वो एक्वायर कर लेगा नेट फ्री, उसके अंदर क्या होगा, डीएनए फ्री हो जाएगा, और वो कैसे हो जाएगा, कंप्लीट रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का वर्क होगा वो उसके ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि वो पार्ट ही उसके अंदर मौजूद नहीं होगा जिसके अंदर वो अटैक करेगा और उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये है आपका इवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड जो वर्किंग है आपकी एंटीबायोटिक किस तरह से, एंटीबायोटिक है जो वायरसेस के ऊपर किस तरह से वर्क करती है, और वायरसेस या जो भी आपके प्रोटोजोआ वगैरह है वो किस तरह से इम्यूनिटी या जो रेजिस्टेंस है वो एक्वायर करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेशल मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले मेन मिनरल्स, आयोडीन। आयोडीन आपका मेन किसके लिए वर्क करता है, इसके कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं और प्रॉब्लम कौन सी वो साथ साथ में मैं बता रहा हूं। आयोडीन सबसे पहले इसकी वजह से क्या होता है, गॉइटर। सेकंड इसकी वजह से क्या होता, हाइपोथायराइड, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाइपोथायराइड। दूसरा आयोडीन डिसऑर्डर,
आयोडीन का डिसऑर्डर हो जाएगा, जो आपके अंदर सिक्रेशन होती है या जहां पे आयोडीन का वर्क होता है वो सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा। और क्या होगा, बच्चों के अंदर बर्थ डिफेक्ट से वहां पे शो करेगा। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम ये जैसे प्रॉब्लम होती है रिकेटस, या जैसे किसको प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको विटामिन डी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, ऑस्टियोप्रोसिस और वीक कर देगा आपको बोन्स को वीक कर देगा, और उसको डीके मतलब वो डीके या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी वहां पे। उसके बाद है आपका आयरन सबसे पहले आयरन की डेफिशिएंसी से, आयरन जो की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये रिड्यूस कर देगा आपका लर्निंग एंड जो वर्क है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस। आपकी वर्क कैपेसिटी और कुछ लर्न करने की कैपेसिटी को कर देगा लो। इससे क्या होगा, जो बच्चे होते छोटे, लो बर्थ वेट में जो बच्चे होंगे उनका बर्थ होगा और वेट उनका बहुत लो हो जाएगा, और बच्चे के चाइल्ड मोर्टेलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, मोर्टेलिटी। उसके बाद है आपका जिंक किस में वर्क करेगा, सबसे पहले पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी ना हो पाएंगे। दूसरा इम्पेयर्ड ग्रोथ, आपके ग्रोथ को ये फर्क डाल देगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जेनेटिक डिसऑर्डर आप में हो जाएंगे, डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल आपकी हाइट छोटी होगी, आप बहुत लंबे होगे, आपको एक्रोमेगाली होगी, उस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर। और क्या करेगा, ये आपके जो इन्फेक्शन से लड़ने की पावर है उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। रेजिस्टेंस है जो आपकी रेजिस्टेंस, उसको लो कर देगा। डिजीज से जो फाइट करने की होती है, डिजीज से फाइट करने की होती है, उसको आपकी लो कर देगा इन्फेक्शन या डिजीज ये। उसके बाद है आपका फ्लोरीन क्या करता है, डेंटल डिके, आपका डेंटल डिके इंक्रीज होना, अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते तो आपको डेंटल डिके और बोन हेल्थ इशू हो जाएंगे। फिर है सेलेनियम में क्या होता है आपका, ये इंक्रीज कर देता है आपका रिस्क, किसका, कैंसर का रिस्क कर देगा। और दूसरा आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो आपकी डिजीज वगैरह होगी उसके चांस बढ़ा देगा। ये कुछ मिनरल है, इंपॉर्टेंट मिनरल, जिसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं ये। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स सबसे पहले विटामिन आपके 2 टाइप के हैं। सबसे पहले वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। जो आपके फैट सोल्यूबल है वो कौन से हैं, बी एंड सी, जो फैट में भी सोल्यूबल है। और जो वाटर में सोल्यूबल है वो ए, डी, ई एंड के, ये आपके हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब बात करेंगे विटामिन ए से। सबसे पहले विटामिन ए, जिसको बोलते हैं रेटिनोल एसिड और रेटिनॉल। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है आपको, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा जेरोप्थेल्मिया, रिस्क इंक्रीज करता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, और जो आपके प्रेगनेंसी है उसको भी डाइवर्ट करने के, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मोर्टेलिटी होती है उसको भी बढ़ा देगा। और दूसरा केरेटोमलेशिया एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे क्या होगी, केरेटोमलेशिया, ये क्या है, इसमें होता है आपके डिसऑर्डर ड्राइंग एंड ये आपका ड्राइंग एंड क्लाउडिंग कॉर्निया।
जो आपका ये है केराटोमेलेशिया, इसमें क्या होगा, जो आपकी आंखें हैं वो सूखनी शुरू हो जाएंगी, मतलब उसमें नमी नहीं रहेगी। और दूसरा क्लाउडिंग, उसमें ऐसा लगेगा कि आगे क्लाउड सा बन गया और दिखने में प्रॉब्लम आएगी। और इसमें डिफेक्ट भी होते हैं आई के डिफेक्ट, जिसमें है मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये प्रॉब्लम वगैरह भी होती है इसके साथ। फिर है विटामिन B1, विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन, थियामिन। इसमें क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज। और रियल में बेरी बेरी क्या है, इसमें होता है आपका कार्डिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है इसमें, कार्डिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जिसमें वनिके एंड क्रैकोव सिंड्रोम, या क्रैकोव भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है इसमें होता है जो वेर्निके होता है, इसमें होता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जिसमें क्या होता है आपको कंफ्यूजन रहेगा, आपको हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा बॉडी में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको बोलते हैं वनिके सिंड्रोम। दूसरा है आपका क्रैकोव सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर, मतलब इसमें आपको जो मेमोरी के डिसऑर्डर होने शुरू होंगे, उसमें आपको भूलने की आदत। और मोस्टली जो ये होता है क्रैकोव सिंड्रोम, ये मोस्टली किससे होता है, अल्कोहलिक, जो अल्कोहलिक होते हैं, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मिसयूज़ करते हैं अल्कोहल का, या ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसके। फिर उसके बाद है आपका B2 को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले फैटीग, अननोन, पूरी बॉडी के अंदर आपको रहेगी फैटीग, मतलब आप थका हुआ महसूस करेंगे। उसके बाद आई चेंजेस रहेगी आपको, और डर्मेटिस, ब्रेन आपका फंक्शन करना बंद कर देगा, ब्रेन फंक्शन। और आपके जो आयरन अब्जॉर्प्शन है, आयरन अब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, ये इम्पेयर्ड, उसको रोक देगा आयरन के अब्जॉर्प्शन को। उसके बाद है B3 जिसका नाम है नियासिन है, और इससे क्या होता है, पेलाग्रा। उसके बाद है आपका विटामिन B5, है, इसमें क्या होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड, क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से होता है आपका इंसोम्निया, फैटीग और पेरेस्थीनिसिया। इसमें क्या होता है आपका इंसोम्निया, मतलब नींद की कमी। दूसरा फैटीग, मतलब थका हुआ महसूस करेंगे। और पेरेस्थीसिया, इससे क्या होता है, इसमें फीलिंग ऑफ टिंगलिंग, क्या होगा आपको, फीलिंग ऑफ टिंगलिंग, या क्या होगा आपको नमनेस, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर चींटी सी कूद रही है, और उसको क्या बोलते हैं, नमनेस से आपको सुनपन का एहसास होगा, उसको क्या बोलते हैं आपको प्रेसेंथीसिया। उसके बाद है आपका विटामिन B6 के अंदर क्या आता है आपका फोलेट। इसमें क्या है आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया, सबसे पहले मेगाब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा न्यूरल और बर्थ डिफेक्ट। और क्या है आपका, इसमें हार्ट के जो डिजीज हैं, स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, या आपके जो और डिजीज है वो इसकी हो सकती है, जिसमें हार्ट डिजीज
स्ट्रोक, डिप्रेशन, और यहां पे जो आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपका जो आपके आरबीसी है इसकी कमी हो जाती है आपको, जिसको बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आपके आरबीसी के जो नंबर होते हैं वो कम कम होने जाते हैं, इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद है आपका विटामिन B7। B7 में क्या है आपका, इसमें है, इसका नाम है बायोटिन। बायोटिन में क्या होता है, इसमें आपको होगा हेयर लॉस और डर्माटाइटिस, स्किन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम होती है। फिर है B9 में क्या होगा आपका, B9 का नाम है आपका फॉलिक एसिड। इसमें होगी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो आपकी ब्रीदिंग है उसमें आपको शॉर्टनेस महसूस होगी। आपको क्या होगा, एपेटाइट खत्म, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी, और होगा आपको डाइजेस्टिव इशू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इशू। मेंटल डेफिशिएंसी रहेगी आपको, डेफिशिएंसी मतलब कुछ भी ज़्यादा सोच विचार आप नहीं कर पाएंगे, आपको डेफिशिएंसी महसूस होगा। और आपके अफेक्ट किसको करेगा, नर्व सिस्टम को, अफेक्ट नर्व सिस्टम, ये आपके नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेगा। उसके बाद है आपका B9 के बाद है आपका 12 कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। इसमें क्या होता है आपका, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जो मैंने पहले ही बताया आपको, जिसमें ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जहाँ पे आपके जो आरबीसी के नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन सी। इसमें क्या होता है, इसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड। और इसमें क्या होता है, विटामिन सी में होता है आपका स्कर्वी, फैटिग और हेमरेज और रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। फैटिग और रेजिस्टेंस, डिजीज की रेजिस्टेंस आपकी लो, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपका विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफिरोल। इसमें क्या होता है आपका, रिकेटस, ऑस्टोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस एंड कोलोन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। उसके बाद है आपका विटामिन ई का नाम है आपका टोकोफिरोल, और इसमें होता है आपका एनीमिया, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और इससे स्टेराइल प्रॉब्लम भी होती है, स्टेरिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद है आपका विटामिन के, फाइलोक्विनोन, जिसमें क्या होता है आपका ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो डिक्रीज, क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, और इसको ब्लड डायथीसिस भी बोलते हैं, ब्लड डायथीसिस। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंदर था आपका इवोल्यूशन और आपका न्यूट्रिएंट्स के बारे में, विटामिन्स और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में, कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें होती है, किसकी डेफिशिएंसी से क्या चीज़ होती है। थैंक यू।